आ गए हैं, तो अब मैं अगर फ्लिप भी करूँगी तो एक ही जगह बैठी रहूँगी अब मैं क्लास 2 पे इस तरीके से कुछ करके और फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। 2 की बजाय मैं फर्स्ट पे कर लेती हूँ, पता नहीं आज 2 पे अब एडमिट नहीं हो रहे बच्चे 13 ही दिखा रहे हैं, पर मैं जब व्यू ऑल कर रही हूँ, इवन देन जॉइन क्यों नहीं हो पा रहा? क्या ही समस्या है? जब तक बेटा तुम अपना ये नोट्स खोल के बेशक अगर किसी बच्चे को ना अब मैं तुम्हें शो करूँगी बच्चों, ठीक है? नोट्स जो हैं, यहाँ पे 10 बच्चे थे, अब कर रही हूँ बेटा। यस, अर्ली वार्निंग फ्रॉम सैटेलाइट, ये बेटा तुम्हारा टॉपिक है ना? तो अर्ली वार्निंग फ्रॉम सैटेलाइट का मतलब क्या बेटा कि हम जो आपका वोल्केनो है इरप्शन से पहले ही वो कुछ साइन दे रहा है, सिंबल होते हैं, तो अगर हमें पता चल जाता है बच्चों, तो हम उसकी सूचना पब्लिक में दे सकें और हमें जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट बच्चों होता है कि कम से कम हमें नुकसान हो, वो जो सिचुएशन है, वो मैनेजमेंट जो है उसका हम कर सकें। अर्ली वार्निंग बच्चों किसके लिए हेल्पफुल है? आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मुख्य पार्ट, किसी भी डिजास्टर के लिए अगर अर्ली वार्निंग है तो आप बेटा अपने प्रिपेयर्डनेस कर सकते हो, लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हो, से बाहर निकाल सकते हो कहने का मतलब, ठीक है? तो ये चीज़ वो कह रहा है, तो आपकी सोसाइटी को, सिस्टम को ह मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, सिस्टम इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बेटा क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। यहाँ नहीं हुई क्या शेयर? गुड, सब जगह हो गई। Very good, yeah. आई थिंक सबको विजिबल वो नहीं हुई। क्लास 1 में विजिबल नहीं हुई, है ना बच्चों? क्लास 1 में स्क्रीन विजिबल नहीं हुई बेटा मेरे हिसाब से, मुझे भी नहीं हाँ दिखाई जी दी मैम। क्लास हाँ जी मैम, 1 में विजिबल तो। नहीं है, हमने अपने नोट्स खोल लिए। एक अच्छा खोल रखे हैं, चलो बहुत अच्छी, मैं ट्राई कर रही हूँ बेटा इसमें भी एक बार हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहता। चलो बच्चों, मुझे नहीं लगता ये क्लास 1 में विजिबल होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, इवन देन मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो तुम सब बच्चों ने नोट्स खोल लेना, मैं अगेन तुम्हें एक बार नोट्स वो पेस्ट कर देती हूँ लिंक, क्लास 1 के बच्चों तुम अपने नोट्स खोल लेना, ठीक है? नहीं हो पा रही है मेरे से ये मतलब कि शेयर नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बेटा। हम्म, ना ये एडमिट कर रहा, क्या ही समझ भाई, अगर तुम्हारा कोई ग्रुप है ना बच्चों, तो उसमें ऐसे डाल सकते हो क्या? अब तो किसी में भी शो नहीं हो रही है, ये क्या समस्या हो जाती है? रुको रुको रुको, अब सबको शो हो गया बेटा, क्लास 1 में हुई शो अब तुम्हारी? हाँ जी मैम, हो क्लास गई। 1 हो गई ना बच्चों?
अब तो सबको आई थिंक हर एक क्लास में स्क्रीन विजिबल है, एज आई होप बच्चों, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है, तो सैटेलाइट से बच्चों हम कह रहे हैं कि हम मेजर कर रहे हैं, तो क्या क्या साइन होते हैं? क्या कह रहे हो बेटा? क्लास 4 में नहीं हो रही। मैंने लिंक बेटा तुम्हें डाला है, तुम वहां से भी ओपन कर सकते हो वैसे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ एक बार। चलो, आपने बोल ही दिया है तो देखो, मैं लिंक डाल रही हूँ। ये जो लिंक है बेटा, इस पे क्लिक कर और तुम्हारे नोट्स खुल जाएंगे। और मैं एक बार वो ट्राई कर लेती हूँ तुम्हारे पास, यहाँ पे इस टैब पे। यस, अब सबको शो हो रही है ना? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, एज आई होप। ठीक है, अब हम शुरू मैम करते ग्रुप हैं वन बच्चों। से चली तो गई है। देखो, हाँ जी बेटा। मैम ग्रुप वन से चली गई है, पर कोई बात नहीं, हमने नोट्स खोल रखे हैं, आप पढ़ा लो। ठीक है बच्चों, वरना तो हमारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा बेटा, रिमोट सेंसिंग फॉर वोल्केनिक प्लूम्स। प्लूम्स क्या होता है बेटा? जो धुआं उठता है ना, कि चाहे वो आपके किसी कारखाने का हो बेटा, या आपके वल्कनों का है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूम बोलते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है रिमोट सेंसिंग किसके केस में? जो आपके ज्वालामुखी से धुआं उठ रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो बेटा हम सबको पता है, इतनी ह्यूज मात्रा में जो आपकी ऐश रिलीज होती है, तो उसकी मूवमेंट किधर जाएगी? ठीक है, विंड की डायरेक्शन से वो किधर जा रही है? तो वो लोगों की सेफ्टी के लिए एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन वगैरह जो आपके फ्लाई कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उसको आप सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हो, प्लूम बिहेवियर, मतलब उस धुएं की डायरेक्शन को। तो सबसे पहले तो ये आपका हेल्प कर रहा है। दूसरा कह रहा है बेटा, थर्मल साइन ऑन द सरफेस। थर्मल साइन ऑन द सरफेस का मतलब क्या हुआ बेटा? हम जैसे रिमोट सेंसिंग जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें आपके स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस होती है, और बेटा एक थर्मल सिग्नेचर होते हैं। थर्मल सिग्नेचर मतलब टेम्परेचर के बेस पे कुछ रिफ्लेक्टेंस होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल साइन। तो जब आपका मैग्मा बच्चों, जब आपका वल्कनो बच्चों, जब वो इरप्ट होने को है, तो कोई ना कोई चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे इन्होंने लिखा कि गैसेस आ रही हैं, या हॉट स्प्रिंग बेटा, कि पानी, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? झरने टाइप से, कि पानी चल रहा है या लावा फ्लो हो रहा है, तो आपकी आपकी जो पास का अर्थ सरफेस है, वो क्या हो जाएगा? वो बेटा गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा तो जो उसकी थर्मल रिफ्लेक्टेंस है, वो क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। हम ह्यूमन उस चीज को नहीं नोटिस कर सकते, पर जो रिमोट सेंसर हैं आपके, जो सैटेलाइट है आपके, वो उस चीज को, कि नीचे अर्थ सरफेस के नीचे बच्चों की आपका मैग्मा यहाँ पहुंच गया है, या जो भी उनके साइन रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो थर्मल रिफ्लेक्टेंस में चेंज आ जाएगा, उसको सैटेलाइट मेजर कर लेगा और हमें पता चल जाएगा। फिर वो कह रहा है सरफेस डिफॉर्मेशन। सरफेस डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? कि आपके पृथ्वी की सतह पे कुछ चेंज आ जाए, उसको हम सरफेस डिफॉर्मेशन कह रहे हैं। तो इसमें एक, जैसे इन्होंने सिंथेटिक अपर्चर रडार लिखा है बेटा, सिंथेटिक अपर्चर रडार एक एक्टिव सिस्टम होता है, मतलब कि बच्चों वो खुद से रेडिएशन भेजता है, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब ये एक आपके एक्टिव सेंसिंग सिस्टम का पार्ट होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो बच्चों, जब आपका हॉट मैग्मा या हॉट गैसेस आपकी, या हॉट वाटर जब अर्थ क्रस्ट के पास पहुंच गया, तो वो स्वेल हो जाएगा। मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो एरिया बच्चों ऊंचा उठ गया, या हो सकता है कि इन द केस वो क्या भी हो जाए, सिंक भी हो जाए। मतलब इनका मतलब हर कोई बच सकता है। वो दोनों ही बच्चों आपकी जो सरफेस में डिफॉर्मेशन आएगा, वो हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, आप क्या कर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल जाए। इवन सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी अगर अगर पृथ्वी की सतह पे कोई चेंज आ रहा है ना, कि मिलीमीटर या सेंटीमीटर में भी आपकी पृथ्वी की सतह ऊपर जा रही है, वो, या बच्चों वो नीचे सिंक कर रही है,
तो वो हमें क्या हो जाती है, हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इस चीज का मतलब ये है। फिर कह रहा है बेटा कि SO2 और CO2 गैस जो होती है ना, वो रिलीज होती हैं। तो अगर हम गैसेस की एस्टिमेशन कर पाते हैं सैटेलाइट से बच्चों, कि गैसेस की भी कोई ना कोई रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्बेंस होती है, तो हम वो देख लेते हैं और फिर उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये आपकी यहाँ पर वोल्केनिक इरप्ट होने वाला है। SO2 गैस तो हम कल बात ही कर रहे थे कि न बहुत ज्यादा मात्रा में SO2 गैस नेचर नेचर जो सोर्स है वो वोल्केनिक इरप्शन ही है उसके। तो आ जाएगी। अभी इन्होंने ये कुछ आपके क्या लिखे हैं, ये बेटा सेंसर लिखे हैं, जितना किसी को याद रह जाए वो याद कर लेना, अदरवाइज ठीक है। तो हम 4 बेसिस पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम अर्ली वार्निंग दे रहे हैं सैटेलाइट से। बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अर्ली वार्निंग अगर आता है तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। पहला हम कह रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर में चेंज आ गया, ठीक है भाई। जब हॉट मैग्मा ऊपर राइज हो रहा है, गैसेस आ रही हैं, हॉट वाटर आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसको हम थर्मल रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, वो डिटेक्ट हो जाती है सैटेलाइट से। दूसरा वो कह रहा है अर्थ की क्रस्ट में शेप में कुछ चेंज आ गया, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, ठीक है। तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर तक में ऐसे आ रहा है। एक बच्चा एक याद रख लेगा एक वर्ड, वो बेटा पृथ्वी की सतह में चेंज के लिए कर रहा है, तो मिलीमीटर तक भाई हम शायद ह्यूमन आई हम नहीं कर सकते, पर वो सैटेलाइट कर लेता है। और प्लूम बोलते हैं वैसे इसको वर्ड, प्लूम बिहेवियर बच्चों की जो जो गैस रिलीज हुई, उस गैस को क्या कहते हैं, कोई मॉनिटर कर रहा है सैटेलाइट, हाँ किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उधर आप लोगों को कह सकते हो भी अपने मास्क लगाइए, या किसी एरिया में डाउन साइड जा रही है, तो उस तरीके की बच्चों हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। ठीक है, तो हाँ बेटा बोलिए। कौन सी क्लास में बेटा? 2 में? फर्स्ट लिंक से? ओके, पता नहीं 2 में तो आज मेरे से बेटा ये एक तो सेकंड क्लास में तो आज मेरे से ऐड ही नहीं हो रहे, पता नहीं इसमें क्या ही सिस्टम आ रखा है। तो सेकंड में तो आओ मत, एक बार इनको मैसेज डाल दो। सेकंड में कोई आज ना करे, सेकंड वाला चल ही नहीं रहा है एडमिट का बटन। मैं कई देर से ट्राई कर रही थी, मैंने पहले भी शायद तुम्हें कहा था, पर किसी बच्चे ने मतलब सेकंड वाली क्लास का आज लिंक ज्वाइन नहीं करवा रहा। पता नहीं क्या ही समस्या होगी है। ठीक है, और मैं लिंक में कर लूंगी। और बेटर है बेटा कि एक ही क्लास पे आते रहो। जैसे कि मान लो अगर तुम 1 पे आ रहे हो तो 1 पे ही आते रहो। फिर मैं बार बार फ्लिप करती हूँ ना, फिर तो स्क्रीन बिल्कुल ही चली जाती है। मतलब बच्चे ये कहते हैं ना कि हमें नोट्स नहीं दिख रहे, वो सबसे बड़ी समस्या तभी आती है मेरे साथ, कि एक बार मैं शो कर देती हूँ तो भाई अगर ग्रुप है तो उसमें डाल दो कि 1 के लिंक पे ही आए। और क्या कहते हैं बेटा, 2 का आज लिंक काम नहीं कर रहा ऐड करने के लिए। ठीक है, अब उसने कहा बेटा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, अर्ली वार्निंग हर एक बच्चा लिख देगा ना 4 तरीके से। अब है रिस्क मिटिगेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो मिटिगेशन का वर्ड का मतलब बेटा मैं तुम्हें एक दिन पहले भी कह रही थी कि मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज को होने से ही रोकना। भाई होने से तो आप वल्कनों को रोक नहीं सकते, तो क्या करोगे बच्चों, उसको कम कर दोगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि हैजार्ड मैप की भाई आपने पहले ही पता लगा रखा है कि XYZ एरिया में जो है एक्टिव वल्कनो है, इसमें जो है आपके वो डोरमेंट हैं। तो इस तरीके से आपने पहले बच्चों अपने क्या बना रखे हैं, आपने जोनेशन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कि उस एरिया में कितना हैजार्ड जो है वो हो सकता है। फिर इन्होंने कहा अर्ली वार्निंग जो हमने अभी पढ़ाई है, भाई अर्ली वार्निंग अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको नुकसान होगा उसको होने से रोक सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। फिर लैंड यूज प्लानिंग बेटा कि किस एरिया में आपको बनानी है, किस एरिया में नहीं बनानी है बिल्डिंगे, कौन सा एरिया प्रिवेंटेड है लोगों के रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि वल्कनो ब्लास्ट ब्लास्ट मतलब इरप्ट कर जाए, ब्लास्ट नहीं बोलेंगे, इरप्ट कर जाए, और उससे जो आपका मड फ्लो, लावा फ्लो जो कुछ भी आ रहा है या गैसेज आ रही हैं, वो लोगों को क्या करेंगी, अफेक्ट आपकी करेंगी। फिर वो कह रहा है बेटा प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले तो बेटा कि जैसे कि अब जब हम ला इसकी बात कर ही रहे हैं,
वल्कनों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें आपके कल हम पढ़ रहे थे बॉम्ब और एशेस, तो इस तरीके से बच्चों की आपका जो लावा निकल रहा है, वो जो आपके पार्टिकल हैं क्या हो सकते हैं, ऐश फाल और जो बॉम्ब, ये सब पार्टिकल हैं आसपास के सराउंडिंग एरिया में चले जाएंगे। और वहां पर अगर रूफ पे एक लिमिट ही रहेगी ना आपकी, कि रूफ एक लिमिट तक ही तो किसी वेट को होल्ड कर पाएगी, उसके पास बाद वो क्या हो जाएगी बेटा, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या लाइन लिखी है, स्ट्रॉन्ग रूफ। आई थिंक हर एक बच्चे को ये लाइन समझ आ गई होगी, स्ट्रॉन्ग रूफ इन्होंने क्यों कहा है। ठीक है, और फिर ड्रेनेज चैनल कि भैया आपका लावा फ्लो आ रहा है, तो इस तरीके से कई बार बेटा अगर नदियां रास्ते में हैं तो सब कुछ जो भी होगा वो मड फ्लो के रूप में आ जाएगा, तो उसके लिए क्या हो, ड्रेनेज चैनल हो और इमरजेंसी शेल्टर हो। फिर बेटा इविकेशन ड्रिल, इविकेशन ड्रिल का मतलब क्या होता है, इविकेशन का मतलब क्या होता है, वहां से लोगों को बाहर निकालना, कि जो एरिया पहले ही हजार्ड प्रोन है वहां पर टाइम टाइम टू टाइम लोगों को ड्रिल करवाई जाए, कि अगर ये हो जाती है ऐसी सिचुएशन तो आपको क्या क्या रूट लेने हैं, किस तरीके से आप सेफ प्लेस पे पहुंच सकते हो। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने अर्ली वार्निंग सिस्टम ही देखे हैं पेपर में आते हुए, पर अगर ऐसे ट्रेनिंग टाइप भी आई तो एक दो लाइनें तुम और अपनी जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पहले कहीं हमने पढ़ा होगा उसमें ऐसे लिख देना। ठीक है, अब अगला तुम्हारा टॉपिक आ जाता है बेटा आज लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है बेटा, लैंडस्लाइड का मतलब होता है किसी भी लैंड किसी भी अर्थ सरफेस की बच्चों आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, नीचे की तरफ बाहर और नीचे की तरफ गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा, ठीक है, वो फ्री फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, उस चीज को आप क्या नाम देते हो बेटा, उस चीज को हम लैंडस्लाइड का नाम देते हैं। और भाई हम सबको पता है कि लैंडस्लाइड वैसे तो नेचुरल है, एक प्राकृतिक आपदा है बच्चों, पर आज के केस में हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसने हिली एरिया में क्या कर दिया है बच्चों, इस डिजास्टर को अब कई गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, और नहीं होना तो चाहिए बेटा, लैंड्स ये कल वाला लिंक नहीं खोलना बेटा, आज वाला खोलना, पता है क्यों, क्योंकि ये मैंने लैंडस्लाइड का टॉपिक आज ही डाला है बेटा, मैम ये मैंने इसमें मिटिगेशन से लैंडस्लाइड नहीं कल है। नहीं डाला था कल। मैम जो आपने आज लिंक शेयर किया है मिटिगेशन उसमें मिटिगेशन भी नहीं है और लैंडस्लाइड्स भी नहीं है। चलो बेटा अब ऐसा करते हैं कि अभी तो देखो मैं तुम्हें जहां पर मुझे लैंडस्लाइड के केस में मुझे ये आएगा कि फोन डायग्राम बच्चों को दिखाने जरूरी हैं, मैं वहां शेयर कर दूंगी, किसी अगर क्लास में नहीं हो रही अभी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को आज ये टारगेट बना के चल चल रखी हूँ कि लैंडस्लाइड आज मैं बच्चों का कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो आप सुन लो, जैसे जहां पर डायग्राम आएंगे वहां पर बेटा फिर मैं तुम्हें जरूर स्क्रीन शेयर कर दूंगी, और मैं नोट्स भी एंड में तुम्हें शेयर कर दूंगी। आज वैसे मैंने अब पेस्ट कर तो रखा था लिंक, और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैंने आज उसमें लैंडस्लाइड डाला है आज के उसमें, जो तुम्हें लिंक में शेयर करती हूँ, तुम कह रहे हो तो बेटा मैं मेरे को पक्का ध्यान नहीं कि मैंने उसमें डाल दिया था कि नहीं, हालांकि मैंने डाला था जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, मैम उसमें अब अगली देखो रिमोट लैंड, सेंसिंग वाला था। हाँ तो कोई नहीं बेटा, मैं ना फिर तुम्हें क्लास के एंड में वो जो है वो कर दूंगी, एक बार मैं थोड़ा सा ये पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे यूं हो जाएगा कि हाँ मैंने लैंडस्लाइड करवा दिया, वरना हमारा कहीं टॉपिक ना छूट जाए। बच्चों लैंडस्लाइड हैजार्ड देखो, मैंने तुम्हें सबसे पहले दिन बताई थी हैजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस होता है। हमने हैजार्ड क्या कहा था कि उसमें पोटेंशियल है, ठीक है, और जब वो पोटेंशियल फुलफिल हो जाती है तो उसी चीज को मैं डिजास्टर बोलती हूँ। ठीक है, तो लैंड स्लाइड हैजार्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई वो पोटेंशियल, लैंडस्लाइड के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो डैमेज कर सकती है, ह्यूमन लाइफ का लॉस कर सकती है। ठीक है, उस चीज को आपने लैंडस्लाइड हैजार्ड बोला। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों, वल्नरेबल का मतलब कि भाई मान लो कि जो लोग फ्लड
प्लेन में रहते हैं, जहाँ नदी का जो एक नेचुरल बेसिन है, उस एरिया में भी आज के टाइम पे ऐसे बना देते हैं बिल्डर घर, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? वल्नरेबिलिटी का मतलब यही हुआ, लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी का मतलब कि क्या-क्या उसका रिस्क हो सकता है। तो वो वैसे रिस्क और वल्नरेबिलिटी बहुत अलग वर्ड है बच्चों। तो रिस्क में कैलकुलेटेड लॉस माना जाता है, और वल्नरेबिलिटी में आप ये देखते हो कि कौन सी सोसाइटी ज्यादा होगी, कौन सा एरिया के लोग। मान लो कि अब मैं लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी की बात करूं, तो जो हिली एरिया पे, हिली टेरेन पे जो लोग हैं बेटा, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, बजाय कि हम जैसे मैदानी इलाके के लोग। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर तो स्लोप होता ही नहीं। स्लोप का मतलब समझते हो ना, कि एंगल कितना बनाता है सरफेस के साथ। और हिली एरिया में तो हिल्स या क्लिफ जो होता है, वो क्लिफ की डेफिनेशन ही साइंटिफिक टर्म में बेटा स्लोप के साथ जाती है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब कि भाई कौन सा क्षेत्र या कौन से जो लोग हैं वो ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे, उसको हम वल्नरेबिलिटी मानते हैं। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है? फिर लिखा है बेटा रिस्क। रिस्क का मतलब मैं भी कह रही थी तुम्हें, कैलकुलेटेड लॉस की क्या क्या हो जाएगा, उस चीज को इन्होंने क्या कहा है? रिस्क का नाम दिया है। फिर एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ, मुझे पता चल जाए क्या क्या लिखा हुआ है। लैंडस्लाइड रिस्क इवोल्यूशन, इन्होंने बेटा भारत का डाटा दे रखा है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र जो है वहां पर रिस्क आएगा। तो सबसे ज्यादा जो आता है वो बेटा नॉर्थ वेस्ट हिमालय, मतलब कि ये जो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये नॉर्थ वेस्ट में आते हैं ना। तो इन क्षेत्र में बच्चों सबसे ज्यादा आपका रिस्क है। उसके बाद आपका कौन से क्षेत्र में है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय में है। फिर आपकी वो जो हमने लैंडस्लाइड देखा है नीलगिरी हिल्स पे, किसी बच्चे को याद हो केरला में कहीं पर हुआ था, है ना? बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था कुछ दिन पहले। तो बेटा वहां पर, और सबसे जो कम आपका रिस्क में आता है वो भाई आपका आता है ये विंध्याचल, जहाँ पर सतपुड़ा हिल्स कहते हैं हम, है ना? कि भाई ये तो बहुत पुराने हैं। तो सबसे कम बच्चों आपका कहाँ पर है रिस्क लैंडस्लाइड का? लो विंध्याचल में। इन्होंने ऐसे लिख रखा होगा कि भारत का कितना एरिया बच्चों किस किस क्षेत्र में है, ये तुम पढ़ते रहना। अब आगे हम इसमें कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर लैंडस्लाइड, कि लैंडस्लाइड के लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की बेटा हिल स्लोप की, ठीक है? तो इन्होंने और मे बी इट विल एंड इनटू लैंडस्लाइड बच्चों, ठीक है? अब देखो, अब मैं एक बार डायग्राम ये दिखा देती हूँ, किस क्लास को नहीं दिख रहा। अब बेटा इन्होंने कुछ नहीं, बहुत बहुत सिंपल डायग्राम वैसे दे रखा है। एक इन्होंने बना रखा है किस चीज के लिए, इस सेकंड 3 क्लास में दिख गया क्या? 3 क्लास तो कौन, ये थी ना। देखो 4 में दिख रहा है, गुड। बस इन्होंने कुछ नहीं बता रखा बच्चों। इन्होंने डायग्राम में क्या बताया है कि आपने एक तो बेस, हम जब भी किसी उसकी बात कर रहे हैं क्लिफ की, या जब हम स्लाइडिंग एरिया के लिए बात कर रहे हैं, लैंडस्लाइड के लिए बात कर रहे हैं, तो हम भूमि के हिस्से को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है बेटा बेड रॉक, ठीक है? बेड रॉक मतलब वो समतल हिस्सा, जो ऊपर जो आपका जो हैंगिंग पार्ट है, यहाँ हम हैंगिंग वर्ड तो नहीं यूज करेंगे बेटा,
यहाँ हम बेड, एक वर्ड तो आता है बेड रॉक और दूसरा इसके लिए दिया जाता है, एग्जैक्ट जो वर्ड है बेटा, हैंगिंग नहीं आता इस केस में। मैं अभी, मेरे को ध्यान आ जाएगा या कहीं आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, ठीक है। अटैच्ड रोक बोल लेते हैं अभी यहाँ पे, कि एक बेड रोक है, एक अटैच्ड रोक है, ठीक है। देखो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम कह रहे हैं इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट टेरिन है, लेस देन 1 डिग्री है, भाई ये तो बहुत ठीक चीज है, इस ये तो है स्टेबल। पर जब एंगल ऑफ टेरिन, देखो ये आपको थीटा जो दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चे को दिखाई दे रहा होगा ना आपको, ठीक है, ये बच्चों 40 से ज्यादा है, तो वैसे ही हम इसको कह रहे हैं 40 से ज्यादा हो गया तो अनस्टेबल हो गया। फिर हम कह रहे हैं जो ये अटैच्ड रोक है बेटा, इस तरीके के फोर्स जो है वो काम कर रहे हैं। एक तो बेटा रजिस्टिंग फोर्स और दूसरा लैंड स्लाइड ड्राइविंग फोर्स। रजिस्टिंग फोर्स कौन कौन सा होगा बेटा, एक तो शेयर, कोई भी सॉलिड जो मटेरियल होता है, तुमने अर्थक्वेक में भी एक शेयर वर्ड पढ़ा था, शेयर स्ट्रेंथ बेटा, सेम मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये अटैच्ड जो रोक है इसमें तो शेयर स्ट्रेंथ और बेटा जो पार्टिकल आपस में कोहेशन फोर्स है, वो तो इसको एक जगह रखे हुए हैं, पर जो ग्रेविटी का फोर्स है, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो जब ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और आपकी शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या कोहेशन किसी भी वजह से कम हो जाएगा पार्टिकल के बीच में, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आपका लुढ़कता हुआ आ जाएगा और लैंडस्लाइड क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन 40 डिग्री। हम मेनली इसमें ये बात बताने की कोशिश कर रहा है तुम्हें कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सबसे पहले मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, और उसके बाद की रजिस्टिंग फोर्स ज्यादा है या बेटा ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है। पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसके बाद रजिस्टिंग फोर्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कौन कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर हैं बेटा जो आपके डिसाइड कर रहे हैं स्टेबिलिटी को। सबसे पहले कि भाई वीक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो द ग्राउंड सरफेस। बिलो द ग्राउंड सरफेस मतलब बच्चों जो आपका बेस मटेरियल है, अगर ये मटेरियल आपका किसी ना किसी वजह से अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ठीक है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, तुरंत लैंडस्लाइड आ जाएगा। फिर बेटा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब कि आपकी सोइल क्या कहते हैं, कब लिक्विड की, प्लास्टिक की बजाय लिक्विड की तरह बिहेव करना कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई कितना पानी मैं उसमें ऐड करूं कि आपकी जो सोइल है वो प्लास्टिक की बजाय रॉक की बजाय स्लोप बोला जाता है इसको, कि जो स्लोप मटेरियल है बेटा उसमें कोई दरार है और धीरे धीरे पानी जा रहा है, सैचुरेशन हो गया, सारी ये कण जो है मिट्टी के फूल गए हैं, ठीक है, तो उनका अपने आप में इक्वेशन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और तुरंत बच्चों हैवी रेन ये जो कुछ भी है इनसे को आपकी सैचुरेशन होती है और फिर वो धीरे धीरे भुरभुरा के गिर जाती है। फिर कह रहा है अंडर कटिंग ऑफ क्लिफ, ठीक है, जैसे इन्होंने दिखा रखा है बेटा कि पानी और आपकी जो हवा, ऐसे कैसे हो गया बेटा, कौन सी आवाज में कौन सी क्लास में नहीं आ रही, मैं तो सब में आ रही है बेटा। अब आ गई आवाज। ओ नो, ये नहीं होना चाहिए कि आवाज चली जाए, आज तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अब आ रही है बच्चों आवाज। मैम फर्स्ट ग्रुप में तो आ रही है। ओके, ओके बच्चों, चलो ये तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, और ये तो बहुत बड़ी समस्या है बच्चों। इन्होंने क्या कहा, अंडर कटिंग ऑफ क्लिफ बेटा, कि जो ये क्लिफ है ये हवा और पानी से बच्चों क्या होती जा रही है, इनसाइड कट होती जा रही है, कट होती जा रही है। तो बेटा कहीं ना कहीं क्या है, उसका बेस खत्म होता जा रहा है, बेस खत्म हो जाएगा तो क्या होएगा बच्चों, हम गिरेगी, और क्या, बेस ही नहीं बचेगा, इसका खत्म होता जा रहा है तो गिर जाएगी। इन्होंने क्या लिखा, ये फ्रिज एक्सपेंड एंड ब्रेक द रोक, ठीक है बेटा, कि जब पानी जाता है, देखो इन्होंने अगली लाइन लिखी है, फ्रिज एंड था विदरिंग। फ्रिज का मतलब जमना, था का मतलब पिघलना। तो फ्रिज और था कैसे करती है कि बेटा किसी, मान लो कि हिमालयन जैसे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पानी गया और पानी भाई नवंबर दिसंबर में क्या हुआ, जम गया, जम गया तो बेटा एक्सपेंड हो गया, ठीक है, तो उसने एक्सपेंड हुआ तो कहीं ना कहीं वहां पर अपनी जगह बनाई, और फिर वो जब
अब जब गर्मी आई पिघला, तो पिघलने का टाइम बेटा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में उसने क्या कर दी, डिफॉर्मिटी ले आया। ठीक है, तो फ्रीजेंट था, ये भी आपका एक बड़ा कारण होता है लैंड के स्टेबलाइजेशन को कम करने का। फिर क्या लिखा है, शेयर्ड ज्वाइंटेड और फिशर्ड मटेरियल, मतलब जो दरार है या किसी भी टेरिन में ये सब आ जाए, डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तो वो भी आपकी लैंडस्लाइड ले आएगा। श्रिंक एंड स्वेल विदरिंग, ठीक है भाई, बरसात के मौसम में पानी चला गया, ठीक है, वो स्वेल हो गया, ड्राई मौसम आया, अगर दोबारा से भूमि आपकी क्या हो गई, ड्राई हो गई, तो इन दैट केस बच्चों आपकी क्या होता है, लैंड में क्रैक आ जाते हैं, जैसे ये दिखा रखा है इन्होंने, टेंशन क्रैक और श्रिंकिंग ऑफ सॉइल। तो ये सारे फैक्टर बच्चों आपके कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, ये जियोलॉजिकल फैक्टर बच्चों आपके लैंडस्लाइड की तरफ लेके जा रहे हैं कि बेस मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो गया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही किसी सोइल का बहुत कम है भाई, कम से पानी में ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है। और बेटा जो क्ले होती है, क्ले का जो कंटेंट है, क्ले का मतलब समझते हो ना, चिकनी मिट्टी, ठीक है, कि वो अगर कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो भी बच्चों की आपकी लैंडस्लाइड मतलब कोहेशन फोर्स कम हो जाता है और लैंडस्लाइड चांसेस बढ़ते रहते हैं। अब आगे क्या लिखा है भाई इन्होंने, ठीक है, साइन दैट ए लैंडस्लाइड इज हैपनिंग। तो इन्होंने कहा बेटा कि बहुत बार लैंडस्लाइड के साइन हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, या दिखाई देते हैं तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। ठीक है, पर कुछ साइन उन्होंने दिखाए हैं, जैसे कि बेटा रोड में या किसी पेवमेंट मतलब रास्ते में या दरार या जमीन में बच्चों एकदम से अचानक से आपको कोई दरार दिखाई देगी है। ठीक है, तो ये आपकी टेंशन क्रैक है, मतलब कि लैंडस्लाइड आपका आ सकता है। फिर कहा कि कहीं कोई पानी का झरना एकदम से आ जाए बच्चों, ठीक है, या आपके सीपेज ट्रेस, सीपेज का मतलब होता है बेटा दरार में से धीरे धीरे पानी जाना। ठीक है, और तो इस तरीके से आपकी ग्राउंड सेचुरेशन दिख रही है आपको, जमीन भाई आपका कहीं ना कहीं पानी उसमें रिसता जा रहा है, नीचे आपके बेस जो रॉक थी और उसमें सेचुरेशन हो गई पानी से। पहले आपको पहले गीला नहीं दिखता था, अब वो दिख रहा है, ये वाली बात कह रहा है। सोइल मास बेटा किसी बिल्डिंग का आपका वो मूवमेंट कर गया है, आपको दिख रहा है कि हाँ इधर से जमीन खिसक सी गई है। ठीक है, ये सब जो है, या भाई टिल्टिंग ऑफ और लीनिंग ऑफ ट्रीज बच्चों, लैंडस्लाइड के केस में जो लोग जहां पर रहते हैं देखो पहाड़ी इलाके में, उनको तो इस चीज का पता ही होता है, अगर पेड़ बेटा ऐसे टिल्ट कर जाए, तुम देखोगे ना इमेज, तो तुम्हें मिल जाएगी गूगल इमेज में, ऐसे जब लैंडस्लाइड होने से पहले बेटा ऐसे जो पेड़ जो सीधे खंबा भी पेड़ भी अभी टिल्ट हो गया है, ये भी एक साइन होता है किस चीज का बच्चों, लैंडस्लाइड का। हालांकि लैंडस्लाइड के जो साइन हैं वो बहुत देर में आते हैं और बहुत सारे केस में तब तक क्या हो चुकी होती है, देर ही हो चुकी होती है। ये लाइन इसने सबसे पहले कही है, तो मतलब आपको नहीं पता कि यहाँ पर हो सकता है, उससे पहले आपका कोई है नहीं। अब काज ऑफ लैंडस्लाइड, काज ऑफ लैंडस्लाइड में बेटा नेचुरल भी हैं और मानव जनित भी हैं। तो नेचुरल जो लैंडस्लाइड के काज हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा बेटा कि सोइल कंपोजिशन, जैसे इन्होंने कहा कि बेटा क्ले कंटेंट बढ़ता जाएगा तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। वीदरिंग बेटा की जो फ्रीज होने और थाइंग पिघलना और जमना, ये जो प्रोसेस है ये दिक्कत करती है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बच्चों, ठीक है, कि भाई रॉक के अंदर कोई फोल्ड आ गया, फ्रैक्चर आ गया, फाल्ट, हर एक बच्चे को पता है तो फाल्ट का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब आ गया तो वो कर देगा। रोल ऑफ वाटर, हम सबको पता है बेटा पहाड़ी एरिया में जब बहुत तेज बारिश कई दिनों तक चल रही होती है तो अपने आप ही वहां पर भाई पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अनस्टेबल स्लोप था, ठीक है, और वहां पर क्या हो गया, बरसात होती जा रही है होती जा रही है, सोइल जो है वो सैचुरेट हो जाएगी और उसकी कॉम्पैक्शन क्या हो जाएगी, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और भुरभुरा के चल पड़ती है। तो हैवी रेन तो आई थिंक हर एक बच्चा बहुत आसानी से लिख के आ जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि नीचे का जो सरफेस है ना सोइल, वो क्या हो जाए बेटा, सेचुरेट हो जाए, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है, मतलब कि आपका पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जो सोइल है वो किसी एरिया में सेचुरेट हो गई है, ठीक है, उसकी हार्ड स्ट्रक्चर उसका बन गया है, लूज की तरफ जा रहा है तो गिरेगा ही। फिर ड्रेनेज पैटर्न बेटा, कई बार ये ड्रेनेज पैटर्न पैटर्न जो है ना, इसका मतलब है भाई जहां से पानी की निकासी हो रही है वो पैटर्न ही चेंज हो जाए,
ठीक है, किसी क्षेत्र में अलग से जा रहा है, वो इतना नहीं आपका सैचुरेशन वो आसानी से सैचुरेट हो रहा है, मतलब इतना पानी नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड चला जाएगा। चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन बच्चों, हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी की जो कंडीशन है, सबसे पहले तो भाई पानी का लेवल ही ऊपर आ गया, ठीक है, ये मिलेगा इसमें कि पानी का लेवल ही अगर ऊपर आ जाए तो इस पहले इन्होंने कहा स्नो मेल्ट, ठीक है, कि भाई पानी स्नो का है वो आता जा रहा है स्लोप पे, और उस स्लोप में बच्चों अगर आपकी कोई सीपेज है तो उससे चला जाएगा, या हम कह ही रहे थे बच्चों कि अगर थाइंग और फ्रीज का जो पीरियड है कि पहले वो फ्रीज हो गया फिर वो पिघल गया, तो उस केस में भी आपकी लैंडस्लाइड आ जाता है। फिर सेस्मिकली इंड्यूस्ड चेंजेस, ये तो हर एक बच्चे को पता, अर्थक्वेक तो बेटा लैंडस्लाइड लेके ही आता है, ठीक है। और फिर है वोल्केनिक एक्टिविटी, की जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या मैग्मा आपका अगर नीचे भी अर्थ सरफेस के नीचे भी अगर आपका क्या कर रहा है, फ्लो ऊपर नहीं आया है और नीचे ही है, जो आप इंटरसिव लैंडफॉर्म या जो कल आप पढ़ रहे थे इस तरीके से, तो वो भी बच्चों कहीं ना कहीं आपका क्या कर सकता है, लैंडस्लाइड जो है कर सकता है। भाई नीचे का सरफेस मेल्ट होता जा रहा है, बेस बेस अगर मेल्ट हो गया, ठीक है, ऊपर तो अपने आप ही स्लोप लुढ़क जाएगा। रिमूवल ऑफ सरफेस मास, भाई ये लाइन हर एक बच्चे को पता है, ऊपर का आपने उड़ा ही दिया है, खत्म ही कर दिया है, रह ही बहुत कम गया है, इसीलिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। पानी हवाएं जो पहाड़ों को वो क्या करती हैं, इरोजन करती हैं, मतलब उनको धीरे धीरे काटती रहती हैं। कोस्टल इरोजन हम पढ़ के ही आए हैं, हवाएं और विंड दोनों ही कर रही होती हैं। अब एक इन्होंने लाइन लिखी है, इस लाइन को मैं समझाना चाहूंगी, डिपोजिशन ऑफ लूज सेडिमेंट इन डेल्टा एरिया आल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड। अब देखो बेटा ये लाइन थोड़ी समझने की है, बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि इस लाइन को कैसे लिख दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों डेल्टा का एरिया होता है, डेल्टा का मतलब पता है ना तुम्हें, कि नदी अपने साथ जब क्ले मिट्टी बहा के लेके आती है, सैंड क्ले सब कुछ सेडिमेंट्स, तो वो जो एरिया होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। नदियां बेटा समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, है ना, उसको हम इतना शायद ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ा होगा, तो वो डेल्टा होता है ना, तो उसमें लूज सेडिमेंट की बेटा कि वो कोई रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। भाई नदी मान लो पिछले 200 सालों से वहां पर लगातार सेडिमेंट बहा के लेके आती रही, ठीक है, और कि वो लूज सेडिमेंट थे, वो कोई रॉक हार्ड सेडिमेंट नहीं थे, उनमें इतना कोहेशन का फोर्स नहीं था, तो बेटा वो जो नदियां समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा तुम याद रख लेना। भाई डेल्टा का मतलब कि वो इकट्ठा सेडिमेंट जो रेत वगैरह जो भी करके लेके आ रही है जमता चला जाता है, तो क्योंकि वो कोई एक हार्ड मास नहीं है, तो क्या हो सकता है बेटा, लैंडस्लाइड वो हो सकता है। इस लाइन का ये मतलब, किसी बच्चे को लगे कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फिर है बेटा मानव जनित कारण, तो मानव जनित कारण तो मुझे आज के टाइम पे लग रहा है आजकल जो जितने भी हिमालयन क्षेत्र में लैंडस्लाइड आ रहे हैं मानव जनित कारणों से ही आ रहे हैं, नेचुरल तो हमें इतना नहीं लग रहा भाई। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन एंड कल्टीवेशन, हर एक बच्चे को पता है भाई, पेड़ ही काट दोगे तो कौन ऐसे सोइल बाइंडिंग कैपेसिटी रखेगा, है ही नहीं कोई दूसरा, तो अपने आप ही बच्चों लैंडस्लाइड होते जाएंगे। कल्टीवेशन बेटा की हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेशन को जो भी वहां पर मिल रही है उसको काट रहे हैं, या बच्चों आपकी क्या कहते हैं इसको, ठीक है, वेजिटेशन को ही हम हटा रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं। फिर डिस्टर्बिंग द ड्रेनेज पैटर्न थ्रू कट एंड फिल ऑपरेशन, कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, कि कहीं पर तो आपने क्या कर दिया है, किसी किसी पहाड़ी क्षेत्र में तो आपने जो उसका ड्रेनेज पैटर्न का मतलब जहां जहां से आपकी नदी बह रही थी, तो वहां पर कट एंड फिल बेटा, जैसे आप नदी के रास्ते डाइवर्ट करते हो उस केस की बात कर रहा है ये, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन, ब्लास्टिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, हर एक बच्चे को पता, कंस्ट्रक्शन बनाना, ब्लास्टिंग, पहाड़ों को ऐसे बम से उड़ाया जाता है माइनिंग करने से पहले। माइनिंग का मतलब माइनिंग, खनन करना, क्वेरिंग और माइनिंग एक सी, क्वेरिंग थोड़ी छोटे लेवल की, ठीक है। तो बच्चों इससे अपने आप ही लैंडस्लाइड हो जाएगा। वाइब्रेशन फ्रॉम हैवी मशीनरी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है हर एक बच्चे को।
अर्थवर्क, ह्यूमन इन अर्थवर्क बेटा, मतलब कि जो धरती मान लो ये क्या होती है, ये जेसीबी टाइप, ठीक है, बहुत बड़ा लोड से काम कर रही है। कोई भी अर्थवर्क का मतलब बेटा पहाड़ से मटेरियल उठाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अर्थवर्क से मतलब कंस्ट्रक्शन, डैम, बहुत बड़ा बांध बना दिया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाएगा इससे भी, क्योंकि नीचे की जमीन जो है बेटा वो सेचुरेशन में होता जाएगा। डीप रूटेड वेजिटेशन, ठीक है भाई। बुश फायरिंग फॉर क्लियरिंग ट्रीज, आपने पेड़ साफ करने के लिए जंगल में आग लगा दी तो वो भी आपका ले आएगा। अब कह रहा है टाइप ऑफ स्लाइड। जो टाइप ऑफ स्लाइड है उसको हमने अलग 2 नंबर में ही आता है वैसे, इसमें कभी बड़ा तो, पर बड़े क्वेश्चन में हो सकता है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्लाइड। फाल बेटा, फाल का मतलब क्या है कि बिल्कुल फ्री फाल कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रेविटी के अंडर तुरंत नीचे आ रहा है, उसको हमने क्या बोला है, फाल। जैसे इसने दिखा भी रखा होगा, देखो ये इन्होंने फाल दिखाया है कि ये हिस्सा जो है तुरंत एकदम से रैपिड नीचे जमीन से आ गया, ठीक है, इसको हम फाल फाल बोलते हैं। फिर कहता है बेटा स्लाइड, ठीक है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है, जैसे बच्चे स्लाइड करते हैं। तो ये रोटेशनल या बच्चों ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल बेटा कि ऐसे गोल गोल घूमते हुए आ रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रोटेशनल। भी पहाड़ का कोई हिस्सा, ठीक है, गोल गोल घूमते नीचे आया। ट्रांसलेशनल बेटा कि कोई जो आपका पार्ट है, जैसे इन्होंने दिख ही रखा है, सिंपली वो 2 हिस्सों में, उसमें एक दरार आ गई, 2 हिस्से में बढ़ गया, मतलब कितने भी हिस्सों में बढ़ जाओ, ऐसे मैंने फोटो से ही 2 हिस्सा बोल दिया, उसमें कोई दरार आ गई, ठीक है, और वो नीचे ऐसे आ गया एकदम से सीधा, वो जितना भी पार्ट था वो नीचे स्लाइड करता हुआ रहा है, तो उसको हम ट्रांसलेशनल। फिर बेटा फ्लो, फ्लो का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड के रूप में आ रहा है भाई, ठीक है, आपके ऊपर की जो मिट्टी थी वो किसी भी वजह से सैचुरेटेड होके और बिल्कुल ऐसे तुरंत लिक्विड के फॉर्म में आ रही है। और क्रीप का मतलब क्या होता है, क्रीप का मतलब ही रेंगना होता है। तो क्रीप का मतलब ये हुआ बेटा कि जो पहाड़ी का जो पार्ट है वो इतनी धीरे धीरे से मूव कर रहा है कि देखने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है, तो उस चीज को हम क्रीप कहते हैं। कहाँ चली गई ये, ठीक है, तो ये बच्चों ऐसे क्रीप इन्होंने दिखा रखा है। अब कोई भी बच्चा मुझे ये बताए पहाड़ों में ऐसे घूम घूम के रोड क्यों बनाए जाते हैं। अगर तुम्हें एंगल समझ आ गया है तो बेटा वो पहाड़ों में ऐसे घूम घूम के इसीलिए रोड बनाए जाते हैं कि जो आपका जो एंगल है ना, ठीक है, कि वो आपका क्या रहे। बताओ अब कोई भी कि 45 से ज्यादा का एंगल बन गया, आपने सीधा ऐसे 90 का एंगल बना दिया सीधा पहाड़ काट के, तो बच्चों क्या होएगा, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा। भाई हम कह ही रहे हैं 45 से ऊपर एंगल बढ़ता गया तो आपका क्या हुआ, गिरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ों में ऐसे घूम घूम के रोड बनाए जाते हैं ना, कि कहीं ना कहीं जो बेस आपका वो बना रहे। अगर बेस जो है स्लोप के साथ नहीं होगा, या आपने बेस को ऐसे उसका टो से उसको कटाते रहे हटाते रहे, टो का मतलब समझ रहे हो ना, वो ट्रायंगल से मैंने जो दिखाई थी, उस टो को ऐसे आपने एक्सकवेशन करते रहे, या उस टो का टो ऐसे उसको कटाते रहे, तो डेफिनेटली बेटा बेस डगमगाएगा। अब इफेक्ट ऑफ लैंड स्लाइड, लॉस ऑफ लाइफ, हर एक बच्चे को पता, सीधा सीधा चला गया भाई लैंडस्लाइड में। जैसे कि बच्चों अभी तुमने देखा था, पढ़ा था ना, अखबार पढ़ रहे हैं कि कितने वो 69 जो लोग थे वहां पर बच्चों, ये अभी जो हमने उत्तराखंड की देखी थी धाराली का लैंडस्लाइड की 69, पहले सरकार लापता कह रही थी ये करने के लिए भाई लोगों में थोड़ा गुस्सा कम हो। अब वो 69 इतने महीनों तक नहीं मिले तो बेटा सबको पता है डैडी है। अब कल परसों अखबार में बड़ी छोटी सी न्यूज बना रखी थी, धाराली का लैंडस्लाइड हर एक बच्चों को पता है ना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है, पूरा गांव ही गांव खत्म हो गया है। वो नंबर तो सरकार वैसे कम ही बता रही है। लैंड फ्लडिंग बच्चों, ठीक है भाई, लैंड स्लाइड आता है तो फ्लडिंग भी हो जाती है। कैसे, अगर वो नदी के रास्ते में लैंड स्लाइड हो जाए और नदी का रास्ता क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, रोक दिया पानी को, तो पीछे ऊपर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में क्या आ गया बेटा, फ्लडिंग आ गई, नदी तो बह नहीं पाएगी। दोनों देखो, ये लाइन हर एक बात को समझ आ गई ना, कि हैवी रेन लैंडस्लाइड काज कर सकती है और लैंडस्लाइड फ्लड कर सकती है, ये दोनों इंटर रिलेटेड सी चीज है, ये फ्लडिंग और लैंडस्लाइड बच्चों, ठीक है। और फ्लडिंग लैंडस्लाइड भी कर सकती है कि भाई अगर किसी एरिया में, जैसे तुमने देखा होगा बेटा, अगर किसी गांव में बाढ़ आ जाए तो लोगों के घरों की जमीन, वो जो नींव है वो दरक जाती है। किसी बच्चे ने अगर ऐसा कुछ देखा है तो उसके गांव, ऐसे लोगों के घरों में क्रैक आ जाते हैं अगर फ्लड आ जाए ना किसी गांव में। बेशक मान लो घरों में पानी नहीं घुसा
और आउटर सर्किट में एक गांव में पानी था। इवन देन बच्चों दीवारों में क्रैक आ जाते हैं। किसी बच्चे ने देखी है ये चीज, कभी सुनी है, पढ़ी है ये बात बेटा? यस मैम, देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो वो तो इसका मतलब क्या है बेटा कि नीचे का जो बेस की जमीन थी वो सैचुरेटेड होगी पानी से। आई बात समझ में? तो सैचुरेटेड हुई तो भाई उसके ऊपर जो स्लोप जो भी आपने बिल्डिंग बना रखी है नहीं था उसमें। और देखो ये माइनिंग वाली चीज थी, जैसे मैंने बड़ी जल्दी जल्दी तुम्हें बताई है। माइनिंग बेटा, ये जो ब्लास्टिंग और माइनिंग है ना, अब अरावली का बड़ा ये चला हुआ है। आजकल की अरावली के पहाड़ कट रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग हो रही है। अगर तुम बीबीसी की वीडियो देखो तो तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि एक गांव है, आई थिंक तो राजस्थान के गांव की वीडियो है, मैंने तो देख रखी है। और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हमारे घर भी ऐसे हमने नए घर बनाए हैं। अब एक आम आदमी इतनी मुश्किल से घर बना रहा है और वो घर ढहे जा रहे हैं। आई बात समझ में तुम्हें? तो माइनिंग ब्लास्टिंग करो भाई, किसी के घर ही ढहे जा रहे हैं, तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो पहाड़ में, उसकी तलहटी में, पहाड़ की तलहटी में एक गांव था। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान चीज है, ब्लास्टिंग और माइनिंग करेंगे तो लैंडस्लाइड हो जाएंगे। लैंडस्लाइड एंड सेस्मिक एक्टिविटी, भाई अर्थक्वेक तो लैंडस्लाइड लेके ही आएगा। जब अर्थक्वेक शेकिंग ही करके जा रहा है अर्थ के सरफेस पे, तो वो तो उसके साथ जुड़ी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र में बेटा बहुत आसान है कि उससे क्या आ जाएगा आपका लैंडस्लाइड। फिजिकल डैमेज बच्चों, ठीक है, कि भाई फिजिकल डैमेज का मतलब कि आपका कोई डेब्रिस में ब्लॉक, डेब्रिस का मतलब क्या होता है बेटा? मलबा होता है। ठीक है, या किसी सप्लाई लाइन को, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सबको दिक्कत कर दी। लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे चला गया, ब्रिज चला गया, रोड चला गया। पर कोई बच्चा ये ना सोचे कि पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड आएगा। लैंडस्लाइड आपका आ सकता है बेटा कहाँ पर भी, मैदानी इलाके में भी, अगर वहां पर माइनिंग हो रही है तो। ठीक है, अगर आपने वहां पर माइनिंग कर रहे हो तो मे भी, बेशक वहां पर स्लोप नहीं है बच्चों, स्टेबल लैंड है, पर माइनिंग की आप नीचे जा रहे हो, अंडरग्राउंड में जा रहे हो, तो मे भी वहां पर हो सकता है। क्योंकि जब अंडरग्राउंड माइन गई, रह जाएगी माइन। लॉस ऑफ रिसोर्सेज, हर एक बच्चे को पता है, ठीक है, कि भाई आपका लैंडस्लाइड हुआ, जो कुछ भी रिसोर्स था खत्म हो गया आपका वहां पर। लॉस ऑफ फार्म लैंड, ठीक है, खेत की जमीन चली गई है। फिर क्या गया बेटा? इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस मतलब जो सीधे सीधे हो गए, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। और इनडायरेक्ट लॉस बेटा कि जो हमने दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब कि उससे जुड़ी हुई चीज थी। मान लो कि फार्मलैंड खत्म हुई, फार्मलैंड खत्म हुई तो लोगों की आजीविका का साधन खत्म हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, जहाँ लैंडस्लाइड आएंगे लोग, अब धराली में वहां शायद पता नहीं लोग दोबारा लेंगे या नहीं, हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था यहाँ पे लैंडस्लाइड आने वाला है। लॉस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है भाई, लोगों का जब आजीविका का साधन हो गया तो रेवेन्यू मतलब पैसा जो है वो नहीं होगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट, कि अगर हम लैंडस्लाइड हो गया तो उसको दोबारा से जो बना रहे हैं उसकी प्रिवेंटिंग और मिटिगेशन में खर्चा बढ़ गया। एडवर्स इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी, ठीक है बेटा, कि स्टोरेज आपकी जो है वो खत्म हो सकती है, या लैंडस्लाइड नदी में आया या जहां पर भी आया उस तरीके से वाटर क्वालिटी पे असर आया। सेकेंडरी फिजिकल इफेक्ट पढ़ लेना बच्चों भी, ठीक है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना ही था इसमें। अब ये बताओ भाई, कल तुम्हें वो जो क्या था, वल्कनो था, वो बेटा तुम्हें ठीक ठाक समझ तो आ गया था ना? वैसे बहुत बड़ी चीजें तो नहीं है उसमें, बस पहले तो आप कह रहे हो किस टाइप का वल्कनो निकल रहा है, ज्वालामुखी निकल रहा है, और फिर हम क्या कह रहे थे कि लैंड फॉर्म दो ही टाइप की थी, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव में हम 3 टाइप की पढ़ रहे थे, और इंट्रूसिव में फिर अब अलग लैकोलिथ, लेपोलिथ, ऐसा कुछ हम पढ़ रहे थे। और लैंडस्लाइड तो आई थिंक हर एक बच्चा कर ही लेगा। लैंडस्लाइड के केस में मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी, जो मैं रिसेंट का तो चलो धाराली में तो सबको पता था, कुछ और भी बताना चाह रही थी, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ बेटा, जैसे कि हम ये कह रहे हैं ना, नॉर्थ वेस्ट में एक तो हिमालयन, हर किसी को पता है भाई, हिमालयन जो क्षेत्र है नया ही है इतना, हम उसको पुराना जियोलॉजिकल नहीं कह सकते। जैसे आपके ये विंध्याचल के पठार हैं, ठीक है, ये सतपुड़ा वगैरह जहाँ पर है, कि इसको नहीं हम कह सकते। तो एक तो वहां पर बच्चों आपका क्या हो रहा है कि टेरिन ही नई है, और दूसरा बच्चों की हैवी रेन जब भी वहां पर आएगी, हम सबको पता क्लाउड ब्रस्ट कहाँ चल रहे हैं बच्चों, वहीं पर चल रहे हैं। और उसका कारण, क्लाउड ब्रस्ट का कारण बेटा वहां पर क्यों है? एक तो मैदानी इलाके से पेड़ काटते जा रहे हैं,
और दूसरा बच्चों की वहाँ की जो भूगोलिक स्थिति, मतलब कि आपकी ऐसे ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा हो गई और एकदम से ऐसी भूगोलिक स्थिति भी हो जाती है, जैसे तुमने कभी पढ़ा हो कि पहाड़ी की दिशा की तरफ में तो बरसात आती है पर उसके दूसरी तरफ नहीं आती, है ना, लीवर्ड साइड, और ऐसे आता है ना, किसी बच्चे ने सुना हो कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड पहाड़ों में भी होती है ना। तो वो कुछ कंडीशनें हैं जिसमें हम मैदानी इलाकों के लोगों का ये योगदान है कि हम अपने मैदानों में फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। ये चीज बच्चों, मैंने न्यूज़पेपर में एक दिन डिटेल एनालिसिस आया था तो उसमें ये चीज बता रखी थी। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में जैसे तुम क्लाउड ब्रस्ट पढ़ रहे हो जो आजकल हो रहे हैं बच्चों हमारे हिमालयन क्षेत्र में, वैसे ईस्ट में भी हो रहा है, पर वेस्ट का जो एरिया भारत का वो ज्यादा लैंडस्लाइड के खतरे में है बजाय के ईस्ट के। वहां पर ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, और लैंडस्लाइड का बच्चों को ये तो है नहीं कि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से आपका हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम ह्यूमन, अब ये भी तो लाइन आई हुई थी भाई, लैंडस्लाइड का बच्चा बहुत कुछ मैटर लिख सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंट पेपर में इतना आया था इसका, हिमालयन क्षेत्र में बहुत लैंडस्लाइड हुए हैं कि भाई भारत सरकार ने ऐसे 4 लेन की सड़कें बना दी थी, उतनी चौड़ी सड़कें नहीं चाहिए, मतलब 2 लेन भी सफिशियंट थी। जो जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा था भाई जितने ज्यादा पहाड़ कटिंग करोगे, अब पहाड़ रास्ता बनाने के लिए भी अगर आप पहाड़ों को कटिंग कर रहे हो बेटा, तो बेस तो उसका कमजोर करते ही जा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे ही तुम एक पहाड़ को तोड़ के उसमें रास्ता बना दोगे। माइनिंग वगैरह भी चलो दूसरी चीजें हैं, वो तो मान लो एक हम परसेंट ये भी मान ले कि एसेंशियल है आपको माइनिंग करनी। तो और वो हम हिमालय क्षेत्र हमारा क्या है, बड़ा सेंसिटिव है, इको फ्रेजाइल है, मतलब इकोसिस्टम उसका आसानी से खराब हो सकता है, उसको हम इको फ्रेजाइल बोलते हैं। जैसे सोनम वांगचुक जी के बारे में तुमने सुना कि भाई वो ऐसे कर रहे थे ना कि हम माइनिंग नहीं होने देंगे वरना हमारे पश्मीना वाली भेड़े कहाँ चरेंगी, हमारे चरगवा के क्षेत्र कहाँ चले जाएंगे अगर यहाँ पर माइनिंग हुई तो सेम है बेटा कि नॉर्थ वेस्ट आपका जो हिमालयन क्षेत्र है, नया क्षेत्र है, क्लाउड ब्रस्ट भी ज्यादा हो रही है, हैवी रेन हो रही है, हैवी रेन आई तो बेटा अगर स्लोप ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप के क्षेत्र ने पानी पी लेना है, सैचुरेशन हो जाना है, सैचुरेशन हो गया तो मिट्टी की कॉम्पैक्शन खत्म हो जानी है और इसीलिए वो ज्यादा डेंजरस क्षेत्र में आपका आता है। अब बेटा आज किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, मैंने ये आसानी टॉपिक है और मैंने जल्दी में ही करवाया और मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ ही आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस 2-2 नंबर में आएगी अगर वो फॉलो आएगी तो, और पूरा तो और एक बच्चा लिख ही सकता है, इंसानी कारण और नेचुरल कारण लिख देना, ये सब तो तुम आसानी से लिख ही दोगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए शेयर इतना कर बहुत है दो, बेटा। ये वाले नोट शेयर कर क्या? दो। अच्छा अच्छा, ये शेयर करनी, अच्छा रुको रुको मैं अभी कर देती हूँ, ये तो मुझे फिर अभी करनी पड़ेगी। पता नहीं मैंने बेटा ऐसा लग रहा था कि मैंने ये डाल दी थी, इस चीज के लिए बेटा होल्ड करना इसमें। हिंदी वाले बच्चे, वो आप लोग बेटा उसी मटेरियल से पढ़ रहे होगे जो आप लोगों को वो यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है, वही पढ़ रहे होगे बच्चों, या नहीं? वैसे इसको मैम भी हिंदी ये में तो जो कन्वर्ट आप कर सकते यूनिट हैं। वाइज प्रोवाइड करवा रहे हो मैम, ये पूरी बुक की एक साथ पीडीएफ नहीं मिल सकती? नहीं, एक बुक की तो नहीं बन सकती बेटा, पर जैसे मैं ये नोट्स डालती हूँ इसको तो आप पीडीएफ में हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें मुझे ऐसा लगता है कई टॉपिक ना ऐसे सही डिटेल में नहीं, अगर मान लो तुम्हारा 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ना, शायद 16 85 ऐसा ही रहेगा तुम्हारा, है ना बच्चों? तो सही कहा बेटा, इसमें लैंडस्लाइड नहीं है, तुमने सही लाइन कही ये बात, इसमें लैंडस्लाइड नहीं है। अभी रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें, मेरे को 2-4 मिनट लगेंगे करने में, मैं ये करके देती हूँ तुम्हें। हिंदी में बेटा डिटेल में तो नहीं है, कौन सा बच्चा कर रहा है हिंदी में, क्या आपने बेटा उसको खोल के देखा? बहुत सारी चीजें मैंने जब देखी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मीटीरियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ये जो क्वेश्चन है, ये भी डिटेल में नहीं था। क्यों नहीं हो रहा?
आप ये जहाँ से पढ़ा रहे हो मैम, ये बुक ही है ना कोई? तो फिर आप लोगों ने क्या बाहर से कोई बुक खरीदी, आप ये कहना चाह रहे हो बेटा मेरे को? आप और मतलब आप हाँ बिल्कुल बेटा, पेपर तो तुम्हारा इंग्लिश हिंदी में आएगा ना, दोनों में आएगा तुम्हारा। हम्म। नहीं मैं तो बेटा बस वैसे ही, जैसे कि भाई बच्चों से पूछने के लिए कि क्या कोई वो कोई और बुक भी लेते हैं, ये वाली चीज करने के लिए मैं सोच रही थी, बस पूछने के लिए, वरना मैं, क्योंकि मैंने खुद जो देखी ना बेटा, उसमें ऐसे मुझे कई सारे टॉपिक ना इनसफिशिएंट लगे। अब मैं क्वेश्चन पेपर उठा के देखूं बच्चों का, और उस हिसाब से उसमें मैटर नहीं दिख रहा था मेरे को, तो इसीलिए मुझे, बच्चों मेरा ना ये पीसी डिलीट नहीं कर रहा जो मैंने तुम्हें फाइल की, मैं सोच रही थी यहाँ पे ही नहीं अपलोड कर देती। बेटा माफ करना, मेरे से ना अभी ये हो ही नहीं रहा, ये शायद हैंग सा होने लग जाता है जब ज्यादा इस पे लोड आ जाता है। तो मैं तुम्हें कल पूरी ही थर्ड यूनिट के नोट्स डाल के दे दूंगी, जो ये तुम्हारे यूएन वाले भी है ना, यूनाइटेड नेशंस वाले, वो। और भाई ये मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ, जैसे थर्ड यूनिट में तुम्हारे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड, और थर्ड यूनिट में यूएन वाला है, तो ये समझने वाली चीजें हैं, ये याद रह जाएंगी, और यूएन वाला थोड़ा रट्टा मारने का है, तो वो तुम ऐसे कर सकते हो। वैसे जिस बच्चे को जो अच्छा लगे वो कर सकता है, पर पेपर ऐसे मैंने देखे हैं कि थर्ड यूनिट में ऊपर वाला हिस्सा कर लो तो 2 नंबर का रहेगा बस। बेटा माफ करना, मेरे से अब शेयर नहीं हो पा रहा है तो तुमसे लिंक, ये थोड़ा सा हैंग सा हो जाता है। मैं तुम्हें कल पूरी ही थर्ड यूनिट का दे दूंगी, उसमें मैं पहले ही देख लूंगी, मैंने सारा मटेरियल डाल रखा हो, ठीक है बच्चों? आज मुझे इस चीज के लिए माफ करना, मेरे से हो नहीं पा रहा, बिना फिर मैं काट दूंगी तो दोबारा ज्वाइन करवाने का क्या ही मतलब, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कल तुम्हें दे दूंगी लैंडस्लाइड का टॉपिक, फिर कल से तुम पढ़ लेना, ठीक है बेटा? मैम आज के लिए चारों इतना ही, यूनिट कल मैं इकट्ठी एक तुम्हें साथ नहीं मिल सकती? शेयर कर दूंगी। ओके बेटा, ओके। ओके बेटा, गुड नाइट बच्चों। थैंक यू मैम। ओके बच्चे।